अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MMA, BNP और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से जमा कराई गई है। तहरीक अदम एतमाद में कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जमहूरी असूलों के मुताबिक ऑपोजिशन को बोलने का हक नहीं दिया। हुकूमती बेंचेस को फैसिलिटेट करते हुए 11 मरतबा कवायद और ज़वाबित की धज्जियां बिखेरी गई हैं। डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर हुकूमती बेंचेस को ऐसी कानून साजी की इजाजत दी है कि जिनको स्टैंडिंग कमिटीज में भी नहीं भेजा गया। डिप्टी स्पीकर ने गैर कानूनी कानून साजी पर ऑपोजिशन की मुखालिफत और एहतजाज को भी अहमियत नहीं दी। कोरम की निशानदही पर भी एक्शन नहीं लिया। डिप्टी स्पीकर ने कानून साजी में हिस्सा लेने के लिए असेंबली मेंबरान को बोलने का हक नहीं दिया। अवामी नुमाइंदों की आवाज को बंद कर दिया गया। ऑपोजिशन के शदीद एहतजाज और गर्मा गर्मी में हुकूमत ने 21 कवानीन पास करवा लिए। नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर के इस रवैये के खिलाफ ऑपोजिशन ने मुत्तफिका तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। कासिम सूरी के खिलाफ ऑपोजिशन नवंबर 2020 में भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा चुकी है, लेकिन उस वक्त भी 11 ऑर्डिनेंस पास तो हुए थे, लेकिन ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। लेकिन बादज़ां हुकूमत और ऑपोजिशन में मुफाहमत हो गई। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का वादा किया और इसके जवाब में ऑपोजिशन ने तहरीक वापस ले ली। क्या ऑपोजिशन का इस बार भी हुकूमत पर वार कारी साबित होगा या फिर एक बार फिर हम देखेंगे कि मुफाहमती अमल से बच बचा कर लिया जाएगा एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत को बजट पास कराने के लिए ऑपोजिशन की अशद जरूरत है? क्या डिप्टी स्पीकर का यह रवैया दुरुस्त है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की ये दूसरी कोशिश हुकूमत पर कारीवार साबित हो सकती है? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब। अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, बताइएगा कि ये जो तहरीक जमा कराई है ये सिंबॉलिक होगी या आपके पास नंबर मौजूद हैं टू सी इट थ्रू? जी, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू, आपने मुझे लाइन पे लिया। नहीं, ये सिंबॉलिक नहीं है, डेफिनेटली सिंबॉलिक नहीं। बट आप एक चीज देखें कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं ये तकरीबन मेरा ख्याल है 6-8 महीने से ज्यादा हो चुका है कि ये स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं और इनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका फैसला नहीं हो रहा। अब अगर टर्म खत्म हो जाएगी और फिर फैसले होते हैं तो फिर ये इलेक्शन की जो फेयरनेस का हमें जो रिजल्ट चाहिए होते हैं वो नहीं मिले। नॉट क्रिटिसाइजिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास बहुत केसेस हो गए, बट ऐसी चीजों का फैसला जल्दी होना चाहिए कि जब हाई कोर्ट ने भी उनको और ट्रिब्यूनल ने उनको फारिग कर दिया था डिप्टी स्पीकर साहब को, और इतना लंबा पीरियड नहीं होना चाहिए था, इस पर डिसीजन जल्दी होना चाहिए था। बाकी अब जो इन्होंने किया है ये कंटिन्यूएशन है। बहुत बर्दाश्त किया ऑपोजिशन ने, रिपीटेडली होता ये है कि बिल पास कराने के बाद कहते हैं अब बात करें। बात तो तब होती है जब बिल कराने से पहले की जाए। बहुत 3-4 इंपॉर्टेंट, मैं ज्यादा को डिटेल में नहीं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें कुलभूषण का केस है ये लेके आए। एक तो वो ऑर्डिनेंस किया था, ऑर्डिनेंस करने के बाद 15 दिन इनको छुपाने की क्या जरूरत थी कुलभूषण के केस को, और इन्होंने वो ऑर्डिनेंस पब्लिक नहीं किया। फिर वो असेंबली में ले होना चाहिए, असेंबली में ले नहीं किया। अब इसको इनडिसेंट हेस्ट में जो करना चाह रहे हैं, कमेटियों में जो होता है वो पार्टी के MNAs होते हैं, मगर जो ऐसी चीजें होती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं या जिसमें के फेयरनेस लानी हो, ये रवायत यही रही है जो हमने भी की, हमसे पहले पीपल्स पार्टी ने, कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो बैठ जाते हैं, जो पार्लियामेंट्री लीडर, और वो इस पे जो बेस्ट डिसीजन है वो करते हैं। अब अगर इसमें मुझे ये बताएं कि कुलभूषण को ये जो राइट्स देना चाह रहे हैं, इंडिया ने कितने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को कितनी बार ठुकराया और कितने सालों से ठुकराया? ठीक है सर, इसके ऊपर तो बहस हो सकती है। कुलभूषण हमारे ऊपर कौन से इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं और इंटरनेशनल प्रेशर हमसे शेयर तो करते हैं ना। अगर हमें समझ आती हम इनसे एग्री भी कर सकते थे, मगर हमें पता तो चले ना। मगर यार सादिक साहब, आपकी बात बजा है, मगर मुझे बताइए सर। जी जी, अगली बात भी आपको बताता हूँ। देखें, इलेक्शन रिफॉर्म का, जब हम इलेक्शन रिफॉर्म करना चाह रहे थे तो 117 मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली सेनेट की कंबाइंड, उस पर डिलिब्रेशन हुई थी। अगर ये बैठ जाते, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये हमें बुलाएंगे
चीनी के स्कैंडल पे बुलाएंगे तो ये कहेंगे जी एनआरओ मांग रहे थे, हालांकि एनआरओ तो ये खुद इन्होंने लिया है। ये आटे पे करेंगे तो हमारे नाम, तो इसलिए ऑपोजिशन इनके साथ बैठने को नहीं तैयार। वो सही है सादिक साहब, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द नंबर गेम राइट नाउ। आप कह रहे हैं सिंबॉलिक नहीं है, ये पास कराएंगे। आप अभी साल पहले भी ये कर चुके हैं, वो नहीं पास करा सके, बातचीत हो गई, सुलहजोई हो गई। द पॉइंट इज राइट नाउ 162 नंबर है हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कुल, 177 के साथ हुकूमत बैठी है। ये कैसे तरीके अदम एतमाद पास कराने की बात आप कर रहे हैं? नहीं, पिछली दफा इन्होंने हमें मिन्नत से तरले किए थे कि जी आप इसको वापस ले लें। हम तो लेने को नहीं तैयार थे, हम तो वी वांटेड टू गो अहेड विद इट। और इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है जो उस वक्त थी, इस वक्त उससे ज्यादा बुरी इनकी सिचुएशन है। लोगों के हलकों में 12-12 घंटे बिजली नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, और वो एमएनएस के गले पड़ रहे हैं, एमपीएस के गले पड़ रहे हैं। ये एमएनएस और एमपीएस ने अगर हलकों में वापस जाना है तो इनको जवाब अपने अवाम को देना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे। तो आपके राब्ते हो रहे हैं सर, आपको 172 चाहिए, यू ओनली है 162 हैं आपके पास। आप क्या इनसे राब्ते में, इनके इत्तेहादियों से राब्ते में? व्हाट नंबर्स आर यू टॉकिंग अबाउट है? हमारे सबसे राब्ते हैं, हमारे इन लोगों से आज के राब्ते नहीं है, जिस दिन से ये असेंबलियों में आए थे उस दिन से राब्ते हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आपके आप कासिम सूरी को डी सीट करा देंगे या हटवा देंगे एज स्पीकर? देखें, ये तो पहला है ना, फिर नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट होगा। तो हम अगर कॉन्फिडेंट ना होते तो हम ये मूव क्यों करते? ये मूव एक सिंबॉलिक अपनी जगह पे है कि जो गलत हो रहा है उसके लिए, मगर अब हम जब जोर लगाएंगे फिर तो पूरा जोर लगाएंगे ना। हम ये कोई हाफ हार्टेड तो नहीं करेंगे ना, इसके ऊपर बैठ के पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी, बनने के बाद हम पूरा अटैक करेंगे। स्ट्रैटेजी काफी हद तक तैयार भी है। राब्ते तो ये जो है ना, लोगों को परसेप्शन या कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के राब्ते नहीं होते, शामों को इकट्ठे बैठ के खाने खा रहे होते हैं, मिलना जुलना सारों का होता है। ये जो कि पॉलिटिकल डिवाइड है, असेंबली में वहां बैठते हैं और हम अपोज भी करते हैं, मगर एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है ना। तो राब्ते का ये नहीं है कि हमें कोई 5 दिन लग जाएंगे राब्ते करने हुए, इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स। मैटर ऑफ आवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक नेशनल असेंबली के स्पीकर, पीएमएलएन के सीनियर लीडर रियाज सादिक साहब कह रहे थे ये फ़कत सिंबॉलिक मूव नहीं है, ये घंटों की बात है, हमारे नंबर भी पूरे हो जाएंगे। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के अंदर हम कामयाब होंगे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आज इकनॉमिक सर्वे पेश किया है, उसकी डिटेल्स एक छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की बरामदात 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर 2.245 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों तक जमूद का शिकार रहने के बाद माली साल 2021-22 के दौरान ज़राअत और इससे मुंसलिक मंसूआत की बरामदात बढ़कर 41.25 बिलियन डॉलर हो गई। बासमती चावल की बरामदात में 136.4% बढ़कर 479 करोड़ डॉलर से ज्यादा का इजाफा हो गया है। गंदम की बरामदात 774.17% बढ़कर तकरीबन 55 करोड़ डॉलर हो गई हैं। मुईशत की गहरी नजर रखने वालों का कहना है कि बरामदात में जो इजाफा हालिया दिनों में देखा जा रहा है वो तो दरअसल इजाफा है ही नहीं, बल्कि वो रखे हुए बरामदी ऑर्डर्स थे कि जो दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से रुके हुए थे, बैरूनी खरीदार नहीं उठा सके थे, कि जो अब पास थ्रू हो रहे हैं। बहरहाल शौकत तरीन साहब ने बहुत बड़ा आज एक फैसला किया है, उसकी अनाउंसमेंट की है, और वो है कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया जाएगा। मुलाहिजा कीजिए कि हमारा स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो कामयाब हुआ है। हमें ग्रोथ की तरफ जाना। 60% जो है हमारी जो यूथ है वो 25 साल से 30 साल से कम है, तो उनको जॉब्स चाहिए। हम इंटरवेंशंस करेंगे, हमने गरीब का ख्याल रखना है। ये काम कितना आसान होगा? क्या वाकई ट्रेड गैप को भी हम मजीद सही कर सकेंगे, क्योंकि ये मजीद ख़राब हुआ है इस साल भी। बात करेंगे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से, एडवाइज़र हैं फॉर कॉमर्स इन्वेस्टमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। लेट्स स्पीक टू हिम। हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी जो है, द रेशियो इज स्टिल वेरी लो, 12% है। अगर आप बांग्लादेश देखें, कंबोडिया, वियतनाम, टर्की देखें, खित्ते में बहुत लो है। क्यों? इसलिए लो है कि देखो, आपने देखे कि ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट्स गिर गए। वो 2014-15 में
$25 बिलियन हो चुके थे और उसके बाद वो गिरते गए। क्यों गिरते गए? कि बिकॉज ऑफ द रूपी was overvalued. There were no incentives for exports. Our exporters को वो नहीं मिला competitive बिजली के rates. तो क्या हुआ? Exports गिरते गए और इसके साथ साथ industrial destabilization हो गई. We were actually industry कम हो रही थी, बेड़ा गर्क हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो हम लोग आए, जब मैं फर्स्ट टाइम, जब पहले दफ़ा मैं वहाँ गया फैसलाबाद, मैं पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आप क्या बात कर रहे हो, देखो इंडस्ट्री तो बंद हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया है कि वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। पहली बात तो ये है कि डिवैल्यूएशन तो हम लोगों ने कर दिए थे। उसके बाद जब मैं देखा कि इन लोगों को 5 साल 4 साल से रिफंड्स नहीं मिले, तो हम लोगों ने पता है कितना रिफंड्स दिए इन लोगों को? 107 बिलियन रुपीस हमको दिए। तो उनके पास लिक्विडिटी आ गई। ओके, काम फिर शुरू हो गया। हमारे पास अभी भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं खित्ते में देख रही थी, दूसरे ममालिक को देख रही थी। शौकत तरीन साहब ने आज ये कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी तारीख में अब कॉमर्स डिसाइड करेगा कि कौन से एरियाज़ के अंदर हमें ज़्यादा अटेंशन देनी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। फॉर इंस्टेंस मलेशिया की टॉप 10 एक्सपोर्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स, एनिमल वेजिटेबल फैट्स, रबर आर्टिकल्स, ऑप्टिकल, टेक्निकल, प्लास्टिक्स, आयरन, स्टील। इसी तरह फिलीपींस की अगर आप देख लें, कॉपर, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, फ्रूट्स एंड नट्स, व्हीकल्स, एनिमल वेजिटेबल्स, प्लास्टिक्स। आप टर्की की अगेन देख लें तो इसके अंदर भी गाड़ियाँ, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन, स्टील, निट, प्लास्टिक्स, जेम्स, क्लोथिंग आर्टिकल्स, इनमें से बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। सो हैव यू, आपने ऑलरेडी तयन किया है कौन से सेक्टर्स को हम नजरअंदाज कर रहे हैं आज? बिल्कुल कर दिया है। देखो ये कैन यू नेम अ फ्यू? यस ऑफ कोर्स आई नेम करता। हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है। अच्छा, उसके तहत हम लोग ने बोले ये जो हमारे है ना, ये ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है, हाँ, उसको एक बास्केट में रखो। नाउ डेवलपमेंट सेक्टर्स कौन से हैं? हाँ, डेवलपमेंट सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, chemicals, IT, food processing, fisheries, यही हम लोग ने सारे सिलेक्ट कर दिया। फिर हम लोग बोले अच्छा अभी क्या करना है, और ये सारे प्लान हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है कि टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने 9 महीने लगेंगे। तो हम लोग ने क्या किया कि एक तरफ से टेक्सटाइल्स को सपोर्ट तो किए, ज़रूर सपोर्ट किए। क्यों कि इस वक्त we're in an IMF प्रोग्राम, हमें डॉलर्स की बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल है। तो वो तो इस वक्त डॉलर्स कहाँ से आएंगे? एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल। और आप ये देखें कि टेक्सटाइल्स में $13 बिलियन इस साल, 15.5। अगले साल हम लोग देख रहे हैं कि टेक्सटाइल में इंशाल्लाह टॉकिंग ऑफ एनीवेयर बिटवीन 18 से $20 बिलियन। 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स का एक्सपोर्ट करेंगे। नाउ वी रेडी कि हम लोग रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन और ट्रांसफॉर्मर्स। कैन यू बिलीव कि पाकिस्तान इज़ नाउ रेडी टू एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्मर्स। तो इनको सेलेक्ट कर लिया है। मेरी बात हो गई है शौकत तरीन के साथ कि ये हम लोग करेंगे और मैं ये बेनिफिट्स उनको देने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज़ बजट में डाल दो। उन्होंने क्या कहा? डन। फौरन कहते डन। आप सेलेक्ट करते हैं, डन। He's a doer। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया है और इंशाल्लाह वो और कल वो तो अनाउंस करेगा। तो नाउ व्हाट डू वी डू? और एक और एरिया है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स में पिछले साल हमारी एक पॉलिसी बन गई कि मोबाइल फ़ोन को इंसेंटिवाइज करना है कि पाकिस्तान में बनाए। वो बनने शुरू हो गए 2 or 3 कंपनीज, एंड नाउ अदर कंपनीज आर रेडी टू कम इन। फिर मैंने क्या कहा इन लोगों को कि आप प्रोडक्शन करो, ये आपको प्रोडक्शन के लिए ये आपको बेनिफिट है। और जब आप लोग रेडी हो जाओगे, और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इस साल
दिसंबर तक वो तैयार हो जाएंगे और इनको इंसेंटिव दे दिए, वो अप्रूव हो जाएगा बजट में। और मोबाइल फ़ोन्स को हम लोगों ने इंसेंटिवाइज किया है, तो अब ये भी एक्सपोर्ट होगा इंशाल्लाह। इस बजट के अंदर ये जो सारे आपने सेक्टर्स अभी हाईलाइट किए हैं, इनके लिए अलग पैसे मुख्तस किए जाएंगे टू इंसेंटिवाइज देम। यस, वो मुझे शौकत तरीन ने एनवलप का साइज दे दिया है कि इतना इंसेंटिव मैं बजट में रखूंगा, आप फैसला करो कि इसको देना है या इसको देना है। वो हो गया है सर। आप डे वन से बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। आप 27 अरब एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे इनिशियली, एंड आई रिमेंबर आई इंटरव्यूड यू एट दैट टाइम एंड यू सेड कि भाई इट्स बेटर कि आप ज़्यादा रीच आउट करें एंड एट दैट टाइम तब भी टारगेट्स नहीं मीट हुए, अभी भी नहीं हुए। 22 अरब की हम बात कर रहे हैं। बट क्या हो गया है इस वक्त, इस साल हमारा एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज 30 बिलियन 30 बिलियन हो चुका है। इस आई हैव सर, मेरे सामने ट्रेड गैप एक मजीद डिटोरिएट होते हुए पड़ा हुआ है, बिकॉज आपकी ग्रोथ जो एक्सपोर्ट्स के अंदर है इट इज़ फार स्लोअर, इट इज़ हाफ ऑफ द पेस जो आपकी इंपोर्ट्स का पेस है इंक्रीज का। मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्ट्स 14% राइज किए हैं, इंपोर्ट्स आपका 11 महीनों के अंदर $50 अरब का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई है। दिस इज सेकंड टाइम इन 3 years सर। यस, एंड क्यों हुआ है यही सवाल है ना कि हम लोग एनालाइज किए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इतना हमारा इंपोर्ट हो रहा है। क्यों इंपोर्ट हो रहा है? नंबर 1, आपको पता है व्हीट और शुगर हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ा, बिगिन। और आपको पता है कि यह हमारे कॉटन बिग डिजास्टर, तो वी हैव टू इंपोर्ट एंड वी स्पेंड $2 billion जस्ट ऑन इंपोर्टिंग रॉ कॉटन। तो वो तो यहीं से तो गया है। सो व्हीट, शुगर, कॉटन। और एक और चीज़ हुई है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये आपको बाद में बताऊंगा, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। नाउ लोग कहते कि यार ये क्या हो गया, ये इतने ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। रॉ मटेरियल जब इंपोर्ट होता है ना, इसका मतलब ये है कि सनत चल रही है, योर इंडस्ट्री इज़ रनिंग, ठीक है। तो ये हुआ है। तो टू मी ऑल द गुड साइन। और एक और चीज़, स्टेट बैंक ने अनाउंस किया टर्फ फॉर इन्वेस्टमेंट्स जी। अच्छा, और कितना हुआ? 430 बिलियन रुपीज़ के एलसीज खुल गए हैं या माल आ गया है, तो उनका पेमेंट भी तो करना है ना। सो ये ट्रेड गैप आप कम कर सकेंगे आने वाले साल के अंदर? देखो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बार बार उन्होंने ये कहा है कि आपने इसका ख्याल रखना कि ये ना हो कि यू हैव टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट टू सच एन एक्सटेंट कि ये जो हमारे इंपोर्ट्स है ना, इसको ये हमारे प्रेशर ना पड़े ऑन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। कि डॉलर आएंगे, अगर डॉलर बाहर जा रहे हैं तो आना भी शुरू है ना सर। बट टेल मी समथिंग, डू यू हैव अ ट्रेड इकोनॉमिस्ट? यू स्टिल डोंट हैव अ ट्रेड इकोनॉमिस्ट और डू यू? No, we do have. हमारे पास, yes. Many we've hired excellent. I wish I could introduce that one lady that we had, Maha, excellent trade economist. Foreign direct investment क्यों इतनी गिरी है? जब फॉरेनर आता है ना इन्वेस्ट करने के लिए ना कंट्री, द फर्स्ट थिंग ही चेक्स कि लोकल लोग इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, और ये शुरू हो गया है। मैंने अभी आपको बताया कि 430 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर डाल रहे हैं। मार्केट कॉन्फिडेंस इज डेफिनेटली गोइंग अप सर। फैसलाबाद की भी आपने जिक्र किया, और आखिरी 1.5 साल में आई रिमेंबर कि फैसलाबाद के अंदर आपके पावर लूम्स, प्रोसेसिंग, ये सब बंद हो रहा था। 1.5 लाख लूम्स बंद हुए, 50 करोड़ रोजाना का हमें नुकसान हो रहा था। ये रिवाइटलाइज हुआ है थोड़ा? कंप्लीट, रियली कंप्लीट। इसके अलावा देयर इज अ होल बंच ऑफ वहाँ गुजरानवाला में लूम्स है, बंद पड़े हुए थे, सब रिवाइव हो गए फुल। और एक और चीज़ है, फैसलाबाद में आप जाए वहाँ पूछो तो इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड तो है ना। एंड सर, आप इतनी ज़्यादा हैट्स पहनते हैं, इतना भारी भरकम आपको ये काम दिया हुआ है कि आई मीन देयर स्टिल सो मच लेफ्ट टू बी डिजायर्ड टू स्पीक अबाउट।
टेल मी अबाउट इंडस्ट्रियल जोन सर. आपकी अगेन लास्ट टाइम वी स्पोक सियालकोट में बिजली का मसला था. हमारी 7 इंडस्ट्रियल जोन है, 25% से जायद के पास. देयर वर रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स, बिजली का मसला, गैस का मसला, एंड यू सेड वी आर इन द पाइपलाइन एंड फिक्सिंग इट. फिर भी हम नई की बात कर रहे हैं. नहीं, अभी आप देखें, आप जाए हो रहे हैं अभी भी. नहीं, पाइपलाइंस लग चुके हैं, बिजली पहुंच गई है. वो जो सिचुएशन पहले था वो नहीं है अभी. नाउ वी आर रेडी, वी आर ऑफ नाउ, वी आर अवेलेबल. प्लॉट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तैयार हो गए हैं, वी आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, और इंशाल्लाह भी ये होगा. कस्टम्स और ड्यूटीज वगैरह वो ये आपको एक बात बताऊं, यू रेज समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. देखो, पाकिस्तान में जब मैं गवर्नमेंट में आया और मैं देखा कि टैरिफ का स्ट्रक्चर सही है कि सही नहीं है, बिल्कुल गलत था. क्यों? पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के ऊपर बेहद ड्यूटी कभी नहीं होने चाहिए. आप दुनिया में कहीं भी देखो. सो व्हाट डिड वी डू? नॉट लास्ट बजट 1635 लाइन्स ऑन द टैरिफ बुक को हम लोगों ने ज़ीरो कर दिया. ज़ीरो ड्यूटी, ज़ीरो एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ज़ीरो. इस बार कल भी यही होने जा रहा है और ये इससे ज़्यादा होगा. और मुझे शौकत तरीन ने जो एनवलप दिया है ड्यूटी कम करने के लिए, वो ज़्यादा है. और आप देखेंगे, सुनेंगे कल उन्होंने क्या वो बताएगा. थैंक यू वेरी मच. हमारे साथ मौजूद थे दाऊद साद, कॉमर्स, टेक्सटाइल और इन्वेस्टमेंट के वजीर हैं. इंडस्ट्री हैज़ बीन हैंडेड ओवर, मगर जापान, मलेशिया और सिंगापुर, इन तमाम ममालिक के अंदर MITI मीटी होती है, विच इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. सब कुछ इंटरलिंक्ड है. फॉर द फर्स्ट टाइम इट फील्स के टीम जो है इज़ ऑन द सेम पेज, वांट्स टू वर्क टुगेदर, अ लॉट ऑफ एनर्जी. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे. स्टे विद अस. कल बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन अभी तक IMF और हुकूमत के माबैन अहम तरीन टारगेट्स के ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं हुआ. अभी भी डेडलॉक बरकरार है. लेकिन आज शौकत तरीन साहब पुरुमीद दिखाई दे रहे थे. उनका कहना था कि हम लोग बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे चुके हैं IMF को. बकौल उनके, नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे, यानी कि हम सैलरीड क्लास पे टैक्सेस मजीद नहीं बढ़ाएंगे, हम मजीद बोझ नहीं डालेंगे, और गरीब के ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस और नहीं लगाए जाएंगे. लेकिन नाजरीन, एक काम जो रोड मैप शौकत तरीन साहब दे चुके हैं वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से है. प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तहरीक इंसाफ गोल गोल घूमती दिखाई दी है पिछले 2.5 साल के अंदर. पहले जब वजीर खजाना असद उमर साहब थे, सरमाया पाकिस्तान के बहुत चर्चे थे इनके मैनिफेस्टो में. क्या कहते थे, मुलाहिजा कीजिए. इस वक्त पाकिस्तान में कोई 193 स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के नीचे वो काम कर रही है. वो अपने अपने लीगल स्ट्रक्चर है, वो अपना काम चला रहे हैं. उनके ऊपर एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्रियां हैं. वो लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, वो ओनरशिप स्ट्रक्चर नहीं है. सारे शेयर्स पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे होते हैं. मैंने ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है इसको हटाना है मिनिस्ट्रियों को, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लाना है जिसको आप होल्डिंग कंपनी कह रहे हैं, वेल्थ फंड कह रहे हैं, जो मर्जी आप कहना चाहते हैं. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व एट ऑल. इसमें कोई पैसे का अमल दखल है ही नहीं इसके अंदर. आपने इनको अपने पैरों पर खड़ा करना है, इनकी मैनेजमेंट सिस्टम दुरुस्त करने हैं, इनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाना है, इनको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से निकालना है. बादशाह सरमाया पाकिस्तान का प्रोग्राम शेल्फ हो गया. क्या फरमाया इन्होंने, ये भी मुलाहिजा कीजिए. जाती इस्लाहात के हवाले से मलेशियन मॉडल की बात की, एंड आई हैव इंटरव्यूड यू सेवरल टाइम्स. वो नई मैनेजमेंट लाएंगे, वो सब कुछ, वो हैज दैट आइडिया बीन शेल्फ्ड कंप्लीटली? देखिए, वो जो सरमाया मॉडल वाला जो था वो तो इफेक्टिवली शेल्फ्ड ही है. असद उमर साहब प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, ये मॉडल शेल्फ हो गया. हफीज शेख आए, वो निजकारी के हक में थे, वो चले गए. अब शौकत तरीन साहब आए हैं और वो मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं और सरमाया पाकिस्तान के हक में है. प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ही एक बोर्ड बना देंगे सिर्फ प्रोफेशनल्स का, उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा, और शुरू में 15 एंटिटीज को उनके नीचे दे देंगे. मिनिस्ट्रियों से निकालेंगे, जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं इनको दे देंगे. इनकी ऑलरेडी इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि अभी हम लोगों ने लगा दिए. तो वो उनको कहेंगे अच्छा जी आपके ये टारगेट्स हैं, इसको रिस्ट्रक्चर करें इन इदारों को, और फिर स्ट्रेटेजिक
सेल कर दें। 26% जो है वो हमें सेल कर दे, वो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नीचे ही ये काम कर रहे होंगे ये, तो उसका आसानी होगी कि वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन। बात करते हैं साबिक वजीर प्राइवेटाइजेशन के मोहम्मद जुबैर साहब से। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा कि वजीर खजाना बदलता है और पॉलिसी भी बदल जाती है। हम देखते हैं कि सोशलिस्ट असद उमर हों तो पॉलिसी कोई और, कैपिटल हफीज शेख हों तो पॉलिसी कुछ और शौकत तरीन साहब आए तो पॉलिसी एक बार फिर वही। That explains PTI in a nutshell। ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से नहीं है, हर पॉलिसी के हवाले से कि बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है। और जिस तरह से बयानात आते हैं, ख़ासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बयानात आते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि अब से टर्म शुरू हो रही है। हालांकि जो तरीक़ेकार होता है और पॉलिटिकल हुकूमतों का शौकत तरीन साहब को ओन करना चाहिए तमाम 3 साल, और वो डिफ़ाइन करते हैं कि कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। पीटीआई की इलेक्शन से पहले बिल्कुल उनकी रिटन पॉलिसी थी स्टेट एंटरप्राइजेस के हवाले से, और वो थी कि जी हम इसको एक सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को निकाल लेंगे मिनिस्ट्रीज से और एक सरमाया पाकिस्तान में डाल देंगे और उसकी वहाँ रिस्ट्रक्चरिंग होगी। और वो शुरुआत भी की गई, सरमाया पाकिस्तान भी कायम किया गया। फिर आपको पता है कि वो उस पर कोई काम नहीं हुआ और इतने में हफीज़ शेख आ गए। हफीज़ शेख प्रो प्राइवेटाइजेशन तो हैं लेकिन कारकर्दगी के हवाले से 0/0। अब 3 साल आने को हैं महर, और मैं सिर्फ एक कंपैरिजन ज़रूर करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑब्वियसली हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लाइक एवरीथिंग एल्स, इसमें भी PMLN के साथ कोई मुकाबला नहीं है। 15 महीने में खुद प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था, फर्स्ट 15 मंथ्स में $2.1 बिलियन स्टेट किटी में डाल दिया गया था थ्रू प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स। $2.1 बिलियन जी। इनकी कारकर्दगी क्या? जीरो, नॉट अ पेनी आफ्टर 3 years। और बावजूद इसके कि हमने कोई इनके बीच में रोड़े नहीं अटकाए, इन्होंने हर जगह हर सिचुएशन में कभी कोर्ट चले जाते थे स्टे लेने के लिए, कभी एम्प्लॉय से स्ट्राइक करवाते थे, कभी PIA के वहाँ यूनियन के पास पहुँच जाते थे तकरीरें करने के लिए। इन्होंने हमें इतना एम्बैरस किया, पाकिस्तान को एम्बैरस किया कि हम एक रोड शो में होते थे या इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस और ये जाके पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लेते थे, सारा प्रोसेस रुकवा देते थे। बावजूद इसके कि हमने इनको मैंडेट दिया और गो हेड दिया कि हम हैं बिल्कुल प्रो प्राइवेटाइजेशन हैं, और अगर आपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को फिक्स करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करनी है या जो भी करने है, रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कौन सी की है? आप पब्लिक सेक्टर डेट आप पब्लिक सेक्टर नहीं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का डेट उठा के देख लें, जहां से लिया था डबल हो गया, जैसे हर चीज में खराब है और उसकी जस्टिफिकेशन। जुबैर साहब मगर देखिए ना, द प्रॉब्लम इज कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से हम ब्लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान 1 खरब रुपए सालाना से जायद स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर खर्च कर रहा है। सो आज तरीन साहब ने बहरहाल दे रहा है दुरुस्त है या मुड़ के उसी रोड पे है, रोड मैप तो दिया है, और उन्होंने बहरहाल ये जरूर कहा है कि उनको मालूम है कि करना क्या है, क्योंकि बाकी मिनिस्टर्स बशमूल आपके, बिकॉज यू बीन डूइंग दिस, ट्राइंग टू डू दिस, वो कहते हैं आप में से किसी के पास ये तजर्बा एक्सपीरियंस नहीं था जो कि उनके पास है। UBL को टर्न अराउंड कराया, दीगर बैंक्स को प्राइवेटाइज कराया। सो डू यू थिंक कि ये बहरहाल जो है सक्सेस दिखा देंगे? फिर बिल्कुल गलत कहा था, बिल्कुल गलत कहा था। जब वो जिसकी एग्जांपल दे रहे थे HBL की प्राइवेटाइजेशन की, वो HBL के प्रेसिडेंट थे। प्राइवेटाइजेशन करती है हुकूमत पाकिस्तान, और हुकूमत पाकिस्तान ने जब की थी, ये मुशर्रफ साहब का दौर था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो डॉक्टर हफीज़ शेख प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, और उन्हीं के ज़माने में UPL भी हुआ था और उन्हीं के ज़माने में PTCL भी प्राइवेटाइज हुआ था। सो जस्ट बिकॉज आप प्रेसिडेंट थे बैंक के, आपने रिस्ट्रक्चरिंग की थी शौकत तरीन साहब ने। रिस्ट्रक्चरिंग का बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्राइवेटाइजेशन से पहले, जो भी आपने उसको एक स्ट्रक्चर देना था कि जो एसेट्स के हवाले से। दूसरी बात यह है कि शौकत तरीन साहब अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सारे पिछले, तो पहले खुल के ये तो कह देना कि इमरान खान की हुकूमत के वज़रा उसमें शामिल है और उन्होंने 3 साल वेस्ट किए हैं, तो फिर तो हमें कुछ समझ भी आएगी। तो सियासत उनका, एक तो सियासत उनका काम भी नहीं है, वो टेक्नोक्रेट हैं, टेक्नोक्रेट वाली बातें किया करें और हमारे साथ मुकाबला कर लें। वो जो मैंने $2.1 बिलियन कहा था ना, उसके अलावा हमने 40 स्टेट एंटरप्राइजेस, और वो रिकॉर्ड सारा प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के पास मौजूद है। ये वही बोर्ड है जो मैंने बनाया था और आज भी रिटेन है, इस वजह से कि वो टोटली प्रोफेशनल थे। और हमने 40 एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग PIA, स्टील मिल और दूसरे इदारे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वगैरह को
फाइनल स्टेज पर पहुंचा दिया। फाइनल स्टेज का मतलब ये होता है 2-2.5 साल के एफर्ट के बाद आप उसका जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस है वो सिर्फ अप्रूवल होना होता है कैबिनेट कमेटी से। अब आपको पता है कि मेरा उधर काम ख़त्म हो जाता था, फिर सियासत आ जाती थी और फिर मैं गवर्नर बन गया और मैं वहाँ से चला गया और वो, बट आई ओन एवरी बिट ऑफ 5 years। उसमें हम ज़रूर, हमारा फेलियर था कि बहुत से ऐसे एंटरप्राइजेस थे जो हम लास्ट स्टेज पर थे और अगर हम थोड़ी सी पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करते तो शायद वो हो जाता। ठीक है सर, मगर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज तब गवर्न थी एक स्पेशल लॉज के अंडर, जैसे कि PIA एक्ट था और दीगर जो थी वो रेगुलेटेड थी बाय कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स SECP के। लेकिन आज एसेंशियली जो है ये मेजॉरिटी ऑफ देम ये जो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत आ रही हैं, सो ये बाईपास, कंपनी एक्ट भी बाईपास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको नेविगेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर पॉलिटिकल विल तो इनकी दिख रही है, क्या हिज़्ब इख्तिलाफ ताउन करेगी? पॉलिटिकल विल तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ही ऑपोजिशन का होता है। महर, आपने PIA का जिक्र किया था। PIA की जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस था वो बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। उसका जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो लॉ के हिसाब से, वो बड़ा लेंथी होता है, 2-2.5 साल का, जिस तरह मैंने कहा। उसका फिर फाइनल स्टेज ये था कि वो जो PIA गवर्न होता था जिस एक्ट के तहत, उसको ख़त्म करना था। हमने उस वक़्त एक कमेटी बनाई जिसमें अपोजिशन के लोग भी थे, शेख रशीद भी थे, नवीद कमर उस वक़्त अपोजिशन पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, असद उमर। मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बता देता हूँ। 10-12 मीटिंग्स के बाद असद उमर के अल्फाज थे, इसाक डार साहब, आप जो मर्जी कर ले, हम आपको नहीं जाने देंगे, करने देंगे, ये जो मर्जी आपने करना है, आप उल्टे लटक जाए, हम आप तो प्लीज डोंट ट्राई टू कन्विंस। एंड इट द कमेटी वाज डिसबैंडेड। हमने एक फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू उस एक्ट को ख़त्म किया इस सोच के तहत कि जी 120 दिन हमें मिल जाएंगे और फिर 120 दिन एक्सटेंड हो सकता है शायद ऑर्डिनेंस, तो हमें इनफ टाइम मिल जाएगा कि हम वो बिड्स ले लेंगे और उस वक्त शायद फेट कंप्लीट हो जाए। बट आपको पता है वहाँ स्ट्राइक इन्होंने जाके करवाई, वहाँ 2 एम्प्लॉइज शहीद हुए, इनकरेज किया, इमरान खान ने वहाँ नारेबाजी करवाई। मतलब हम इनके लिए तो पॉलिटिकल विल, इनको क्या ज़रूरत है? हम तो बिल्कुल तैयार हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। हमने तो पार्लियामेंट में भी खड़े होकर कहा है कि भाई अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जुल्फी बुखारी टाइप कोई लोगों को बीच में नहीं डालेंगे जैसे वो रोजवेल्ट होटल के लिए करने की कोशिश कर रहे थे, और रूल्स को बाईपास नहीं करेंगे, वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट सो फार यू फॉलो द प्रोसेस एंड उसकी जस्टिफिकेशन आप पार्लियामेंट में आके देते हैं, आप जो भी कैबिनेट कमेटीज़ हैं उसके जो भी तरीक़ेकार है। सो हम इनको जितना आसान मिला है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं कह सकता, PMLN की तरफ से तो कह सकता हूँ कि इनको जितनी आसान ऑपोजिशन मिली है उस हवाले से ना ही हमने एम्बैरस करना है, ना ही हमने कहना है। और मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि मुझे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बने हुए 1 महीना हुआ था। एक आर्टिकल लिखा था असद ने जिसमें लिखा था, उसकी हेडिंग थी द लूट सेल ऑफ द सेंचुरी। जी सर, आपके तो सर अपने घर में बड़े मसले हैं ना। थी। मैंने तो ये कहा था अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया तो लूट सेल क्या, वही कि जी अपने क्रोनीज को बेचना है, अपने इसको बेचना है, उसको बेचना है, वो सारी जो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्टअप करते हैं वो इस किस्म का बिल्टअप कर दिया था। पीपल्स पार्टी भी हमारे खिलाफ थी, इनको एटलीस्ट PMLN की तरफ से कोई इशू नहीं है, बट 1.5-3 साल ज़ाया करती है। लास्ट 1 ईयर है ये जो अब ये रहता है। लास्ट ईयर तो इलेक्शन मोड में होगा, उस वक्त कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी मिस द बोट। इस वक्त अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय इफ़ दे कैन रीस्ट्रक्चर अंडर अ प्लान एंड अ क्लियर कट प्लान कि हम यहाँ खड़े हैं, हमने क्या करना है। बकौल शौकत तरीन साहब के जो 2 महीने पहले उन्होंने शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया था कि उन्होंने स्टेट एंटरप्राइजेस की ये इतनी निकम्मी हुकूमत है, बकौल शौकत तरीन के, कि इन्होंने बोर्ड्स नहीं चेंज कर सके। अब बोर्ड चेंज करने में महर पता है कितना टाइम लगता है? एक बोर्ड अगर मुझे कोई चैलेंज करे ना कि आप जल्द से जल्द करें तो मैं अगले 12 घंटे में एक बोर्ड बना दूं, चाहे वो PIA हो या स्टील मिल हो। पता है वो इतना आसान काम होता है। अब 3 साल में जो हुकूमत बोर्ड ना चेंज कर सके, बकौल शौकत तरीन के जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर है, उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मासवा इसके कि इनकॉम्पिटेंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर अगेन। यू राइट सर, ये टाइम तो इनके फेवर में नहीं है सर, मगर ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है इनमें से चंद ऐसी हैं जिनके अपने स्टैट्यूट्स हैं। लेकिन मसला ये भी है सर कि मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी नहीं चाहती कि कोई तब्दीली आए, क्योंकि सेक्रेटरीज बाबू लोग भी तो लंबा पैसा बनाते हैं जो बोर्ड्स पे मौजूद होते हैं सर। सो ये हर्डल तो है, और उसके साथ साथ कानून साजी, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें और हर्डल्स भी आएंगी। तो शौकत तरीन आज जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि एसेंशियली उधर तक हम ले जाएंगे, बोर्ड्स की बात कर रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रोफेशनल बोर्ड्स बनाएंगे 6, 7, 8 लोगों का, शुरू करेंगे 15 एंटिटीज से शुरू करेंगे, देन नीचे तक लेके जाएंगे, टारगेट्स उनको देंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे। सो यू सेइंग दिस एटलीस्ट इज डूएबल। क्या बच्चों वाली बात है? को मजाक हो रहा है? ये कंट्री है, हुकूमत चल रही है क्या? 3 साल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बोर्ड चेंज करेंगे। एक्सक्यूज मी, मैंने तो पहले पूछना है कि मैं आपकी बात का एतबार क्यों करूंगा? अभी तो 2 महीने पहले आपने इस हुकूमत की वो क्लास ली थी, अब आप कह रहे हैं कि जी हम बोर्ड चेंज करेंगे। और फिर प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड इस वक्त जो मौजूद है महर, एंड आई कैन से इट विदाउट एनी हेजिटेशन, इट इज़ द बेस्ट बोर्ड, the most professional board. It has the best people from the professional market, chartered accountants, MPAs, bankers और कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स। बेस्ट बोर्ड है, पता नहीं कौन सा बोर्ड चेंज करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें उसका तो हिसाब किताब दे दें, सिंपल मैथमेटिक्स का, कि पिछले 3 साल से ये जो बोर्ड की मीटिंग्स होती थी और 1-1 लाख और पता नहीं कितने कितने बोर्ड के मेंबर्स को पैसे दिए जाते थे, बाहर के फॉरेन ट्रिप्स लगवाए जाते थे, वो किस लिए कर रहे थे? अगर शुरुआत अब कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी कम्बसम प्रोसेस। आज अगर शुरू कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। उससे ज़्यादा अच्छी एडवाइस ये होगी कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहूँगा कि जी वक्त आपका वो गुजर गया जो प्राइवेटाइजेशन आपने करनी थी। अब आप ये कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ है वो आप रीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस करें। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्रीज़ बिल्कुल इंटरफेयर करती हैं। मिनिस्ट्रीज़ के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट इदारे होते हैं। देखें ना, अगर आप इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर है तो आपके नीचे इतने बड़े बड़े इदारे आते हैं, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। अगर आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं तो PSO, PPL, OGDCL, ये सारे बड़े बड़े जाइंट्स आपके नीचे आते हैं। सो हु वांट्स टू लूज द पावर अगर वो सारे बीच में से निकाल लिए जाएंगे? बट अगर ये कर सकते हैं वो सरमाया पाकिस्तान वाला, अगर कर सकते हैं, जो नहीं कर सकेंगे इट विल बी अ डिज़ास्टर इन द मेकिंग। सो जैसे वो हैं उसी के बोर्ड्स को चेंज करें, प्रोफेशनल लोगों को लगाएं और उसको फिक्स करें विद अ क्लियर कट प्लान, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स का जो भी प्लान है, एंड देन लीव इट टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट जब भी आएगी वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस करेगी। बिकॉज आप एक देखिए, ज़्यादातर आपकी एंटिटीज़ वो हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी वर्ल्ड क्लास होंगे, चाहे वो मैरिल लिंच है, सिटी है, डॉइचे बैंक है, जो भी है, और आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ग्लोबल होंगे। ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर एग्जाम्पल स्टील मिल, फॉर एग्जाम्पल PIA, इसमें कोई लोकल इन्वेस्टर तो नहीं आके कोई लेगा। सो इट्स अ ग्लोबल ट्रांजैक्शन, और उस ग्लोबल ट्रांजैक्शन में आप हाफ वे थ्रू अगर ख़त्म कर देंगे बीच में कि जी आपने इन्वाइट कर ली, बिड्स इन्वाइट कर ली, प्रोसेस शुरू कर दिया, एंड देन यू आर अनएबल टू कंप्लीट, विच दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट बाय द टाइम द टर्म इज ओवर। और लास्ट ईयर हु केयर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन? हर एक अपनी अपनी पोजीशन के लिए इधर से उधर हाथ मार रहा होगा कि अगली हुकूमत किसकी होगी या किस में जाके बैठे। PMLN में ही ज़्यादातर लोग आने की कोशिश करेंगे, तो वो तो वैसे ही डिच करके भाग रहे होंगे लोग। तो उस माहौल में कौन इन्वेस्टर आके कंपनीज़ को उठाएगा? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि रिस्ट्रक्चरिंग तो हुकूमत ज़रूर कर सकती है, लेकिन बहुत देर हो गई है, 3 साल गुजरने को हैं और 2.25 साल के अंदर ये किस तरह प्राइवेटाइज करेंगे? हर किसी को इलेक्शन के लाले पड़ जाएंगे इन द लास्ट ईयर। इज़ वेरी मच ऑन द डॉट, ही इज़ करेक्ट जो बात कर रहे हैं, मगर बहरहाल पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। PMLN अपनी जानिब से ज़रूर कह रही है कि ये मुकम्मल तौर पर ताउन करेगी, असूली ताउन करेगी। ये बहुत बड़ा है, 1 खरब से ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, सालाना नुकसान होता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का। और अगर इसके ऊपर एक इत्तेफाक राय पैदा हो जाए, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा हो जाए, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो हम गो थ्रू कर लें तो बेहतरीन होगा। नाज़रीन, आज शौकत तरीन साहब ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और उसके अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, बल्कि मुस्बत तर्ज तखातुब के साथ साथ उन्होंने जो अशारिये दिए वो बेहतरीन तो ज़रूर हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ग्रोथ हो गई, एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो गया, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है अभी तक नहीं हो रहा। वो तस्लीम करते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि अब हम बॉटम अप अप्रोच जो है उसको अपनाएंगे कि आम आदमी को इसका फ़र्क ज़रूर पड़े। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी वो है दिहाड़ीदार जिसके ऊपर जो है वो उसकी दिहाड़ी में भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं जो वो ख़रीदता है
वो आपको उसका अंदाज़ा लगाने के लिए बेहतरीन अमर सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है, जिसमें इन अशिया की कीमतों का इजाफे का तयन किया जाता है। और नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर तबका जो है इसे जो इसके ज़ेरे इस्तेमाल होती हैं उसी का करता है। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक SPI यानी कि सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के अंदर औसत इजाफा 10% हुआ, 10% ऑन एवरेज, जो कि मई 2021 में 20% तक पहुँच गया। यकीन मानिए कि इस अरसे के दौरान एक आम मजदूर, एक आम दिहाड़ीदार जो है उसकी दिहाड़ी में महज 5% या इससे भी कम इजाफा हुआ है। ये आदमी आज किस तरह बिलक रहा है। हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है, इसकी मुलाहिजा कीजिए इनका दुख। नहीं है कि अल्लाह इस बस हुकूमत को ख़त्म कर, इससे माशाल्लाह बेहतर कर। क्या बात कर रहे हैं भाई? बस इससे माशाल्लाह बेहतर। हम जमहूरियत से तंग आ चुके हैं। भूखे को क्या पता ये चीज़ क्या हो रही है। जमहूरियत हो तो कैसी हो? हाँ, जमहूरियत हो तो खुमैनी जैसी हो, यूरोप वालों जैसी हो, सब कानून बराबर हों। ये तो नहीं है ना, ये जमहूरियत है, ये सब जालिम है। हम लोग अपना काम करने लगे, 500-600 बात जाता है डेली का इंसान खाने। तो किराए के घरों में सारे लोग को तो सही अच्छे जड़े सिटी होते नौकरियाँ लेके घर लेके बैठे हुए हैं। सब पाकिस्तान ने क्या दिया है? जो गरीब खाता है वो सस्ती कर लो, ये जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, हम कोई इशू नहीं है, वो महंगी कर लो, कोई इशू नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना है, उनके अदाद-ए-शुमार को देखकर जो अपने जेब को देखते हैं तो अफसोस हो जाती है। ये यकीनन सच बात है कि स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़ गए हैं, लेकिन आम आदमी की जेब कब बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले साल मिनिमम वेज में इजाफा नहीं किया था, उम्मीद है कि कल इसका ऐलान होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।